नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए कमला उपन्यास का 7वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सुनिए एक कहानी रोज। सतीश का मन जिस समय इस तरह अस्थिर हो रहा था, उसी समय उधर अरुण सवेरे उठकर कमला की दी हुई सतीश के नाम की चिट्ठी जेब में रखकर क्षितिज की चाय के टेबल पर आकर बैठा। इधर उधर की बातचीत, अखबारों की खबरों का जिक्र, चाय की प्याली, सिगरेट का धुआं, बाहर की बूंदाबांदी और बंद कमरे के भीतर की उमस के भीतर क्षितिज अरुण से पूछ बैठा, कुछ बरसते में ही अपने गाँव जाओगे? अरुण ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, जरा हरेंद्र बाबू से मिल लूं तब जाऊंगा। क्षितिज कह उठा, लखनऊ जाओगे? वहाँ तो सतीश बाबू नहीं है। हम लोग उस दिन लखनऊ हो आए हैं। वह अपनी स्त्री की बीमारी का बहाना करके अपनी माँ को लेकर जगदीशपुर चले आए हैं। अरुण ने चाय का प्याला मुंह से हटाकर टेबल पर रखते हुए कहा, मैं लखनऊ नहीं, जगदीशपुर ही जा रहा हूँ। 7:49 पर गाड़ी जाती है। दीदी से जाकर कह आऊं। कमला से भेंट करके अरुण लौट आया। हरेंद्र भी कमला के पास से उठकर क्षितिज के पास चला आया। क्षितिज के पास आकर अरुण ने हरेंद्र से कहा, दादा जाता हूँ। इसके बाद चप्पल चटकाता हुआ चल दिया। क्षितिज ने दम भर चुप रहकर हरेंद्र से कहा, अरुण की क्या सतीश बाबू से भेंट हो सकेगी? हरेंद्र ने कहा, हो भी सकती है। क्षितिज क्षण भर अन्यमनस्क हो रहकर कह उठा, मुझे तो न जाने क्यों ऐसा जान पड़ता है कि इस बार अरुण को भी निराश होकर लौटना पड़ेगा। हरेंद्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अपने मन में ना जाने क्या सोचने लगा। सवेरे 7:49 पर कलकत्ते से चलने वाली पैसेंजर गाड़ी लगभग 10 बजे के अरुण को जगदीशपुर स्टेशन पर उतारकर चली गई। अरुण अपना बैग और छाता प्लेटफार्म की लकड़ी के सहारे रखकर एक गाड़ी की तलाश में बाहर फाटक की ओर चला। उसने देखा एक तमाशा खेलने वाली यात्रा मंडली के आदमी 4-5 बैलगाड़ी पर जो कि वहां मौजूद थी दखल जमाए पहले से ही डटे हैं। उन गाड़ियों में उनका साज सामान, हारमोनियम, तबला वगैरह ठसाठस भरा है। उन आदमियों में से कोई पान चबा रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट फूंक रहा है, कोई बंसी बजा रहा है, कोई गुनगुना रहा है, कोई हंसी दिल्लगी में मशगूल है, तो कोई गाड़ी वाहन को जल्दी चलने के लिए डांट रहा है। उन विविध आकृति प्रकृति के लोगों को देखकर अरुण को बड़ा आश्चर्य मालूम पड़ने लगा। अंत में अरुण ने देखा उसकी पहचान का एक कुली 2 एस्टिलेन गैस की बत्ती सिर पर रखे चला जा रहा है। उसने अरुण को देख पाया तो उसे बुलवा कर कहा, काली गांव जाओगे क्या बाबू? लाओ अपना बैग मुझे दे दो, गाड़ी और कोई खाली नहीं है। अरुण ने कहा, मैं तो जगदीशपुर ही जाऊंगा। इतना कहकर बैग उस कुली के हाथ में देकर अरुण ने कहा, सतीश बाबू का घर तो तुम्हें मालूम होगा, वहीं चलो। घर क्यों नहीं जानता, लेकिन सतीश बाबू तो घर में नहीं है, सिर्फ उनकी माँ है। इतना कहकर वह कुली अपनी तेज चाल से आगे बढ़ गया। पहले तो अरुण ने सोचा तब तो जाना ही बेकार है, लेकिन फिर उधर ही चल दिया। सोचा सतीश की माँ से ही मिल लूंगा, उधर से ना होगा तो कालीग्राम ही चला जाऊंगा। भादों के दिन थे, आकाश में बादल घिरे हुए थे, पर हवा का कहीं नाम निशान न था। उस यात्रा मंडली वाली बैलगाड़ियां कच्ची सड़क पर चलकर बेहद धूल उड़ाती थी। अरुण मन ही मन उन्हें गालियां देता धूल फांकता चला जा रहा था। उसका कुली सड़क छोड़कर पगडंडी होकर किधर से कहाँ चला गया इसका कुछ पता न था। वह दिखाई भी नहीं देता था। इसी समय सामने की एक गाड़ी का पहिया टूट गया और वह सड़क पर ढेर हो गई। गाड़ी के बाहर इधर उधर सब सामान बिखर गया। गाड़ी के भीतर पान की पीक से रंगे हुए मैले कुर्ते पहने कई छोकरे और मंडली का मालिक भी धूल फांकते हुए धरती पर लौटने लगे। अरुण ने इस दुर्घटना की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपनी राह चला गया। अंत को धूल और पसीने से लस्त पस्त चेहरा लिए अरुण गांव के भीतर पहुंचा। गांव में केवल एक ही राह है। उसके दोनों और बस्ती, बाजार की दुकानें, शिव और हनुमान के पुराने मंदिर, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि खैराती डिस्पेंसरियां भी हैं, जिसमें कुनेन के बदले मैली मैदा पुड़िया में बांधकर अक्सर मलेरिया के रोगियों को दे दी जाती हैं। एक जगदीश हॉल, पब्लिक लाइब्रेरी, उसी में एक क्लब भी है जिसमें कभी कभी सभा, प्रबंध पाठ, पंचायती देवी पूजा, कारपोरेशन की मीटिंग, मजिस्ट्रेट साहब की अभ्यर्थना यात्रा, एक तरह से नौटंकी कहा जाए, शौकिया थिएटर, बायोस्कोप, यदा कदा स्त्री स्वाधीनता के समर्थन में लेक्चर इत्यादि हुआ करते हैं। अरुण ने जलते तपते उसी लाइब्रेरी के पास सतीश के घर पहुंचकर देखा वह कुली उसका बैग लिए खड़ा है। अरुण ने एक बार किवाड़ खटखटाकर सतीश की माँ को पुकारा। बहुत देर तक अपेक्षा करने और 2-3 बार पुकारने पर भी जब किसी ने उत्तर न दिया, ना कोई किवाड़ खुल नहीं आया, तब अरुण ने कुली की ओर देखकर कहा, तो तू कहता है माँ घर पर ही है?
कुली ने उत्तर दिया, घर में तो है लेकिन बुखार में बेहोश पड़ी हैं। अरे तो अब तक बताया क्यों नहीं, कहकर अरुण ने धक्के से किवाड़ खोलकर भीतर प्रवेश किया। भीतर आंगन के चबूतरे पर बैग रखकर कुली को मजदूर देकर अरुण ने कहा, जरा डॉक्टर बाबू को तो अस्पताल जाकर बुला दे। उसके बाद अरुण उस अंधेरी कोठरी के भीतर गया जिसमें दुर्गा देवी लेटी हुई थी। अरुण ने जाकर उन्हें पुकारा और पास जाकर पैर छुए। दुर्गा देवी ने चौंक कर कहा, कौन सतीश? अरुण ने उनके पास बैठकर कहा, सतीश नहीं, मैं अरुण हूँ। अरुण कहकर दुर्गा देवी ने अपना दुर्बल हाथ अरुण की गोद में डालकर पूछा, घर में तो सब कुशल है बेटा मेरी? इतना कहकर ही दुर्गा देवी चुप ही हो गई। एक आंसू की बूंद उनकी आंखों के कोने में ढुलक पड़ी। अरुण चटपट कह उठा, तुम्हारी बहू अच्छी है, चिंता ना करो। गंगा स्नान करने गई थी, वहां भीड़ में खो गई। हमारे गांव के हरेंद्र दादा ने देखा रास्ते में बैठी रो रही है, तो वह अपने मित्र क्षितिज के साथ उन्हें वहां से अपने डेरे पर ले गए और वहां बहुत बीमार हो गई। हरेंद्र दादा और क्षितिज दादा ने डॉक्टर बुलाकर उनका इलाज कराया, इस चीज से उनकी जान बच गई। दुर्गा देवी ने अरुण की ओर देखकर पूछा, अब वह कहाँ है? अरुण ने बिना किसी संकोच से कह दिया, अब दीदी मेरे पास है। यह कहते कहते अरुण चादर से अपना मुंह पोंछने लगा। दुर्गा देवी ने एक सांस लेकर पूछा, तो वह अव्वा? सब झूठ है, कहकर अरुण चट से उठ खड़ा और बोला, मैं बाहर जाकर देखूं, शायद डॉक्टर बाबू आए हैं। दुर्गा देवी के सामने बैठे रहना अब निरापद ना समझकर ही अरुण चटपट वहां से खिसक गया और उनके पास तभी गया जब डॉक्टर आ गए। अरुण डरता था कि दुर्गा देवी अगर कमला की बदनामी की अफवाह के बारे में अधिक पूछताछ करेंगी तो वह उत्तर ना दे सकेगा। डॉक्टर ने रोगी को देखकर कहा, टाइफाइड बुखार है, एक नर्स सेवा के लिए इनके पास रखने की जरूरत है। डॉक्टर ने यह भी कहा, गांव में कुछ बदनामी फैल जाने के कारण कोई पास पड़ोस का आदमी इनके पास खड़ा नहीं होना चाहता, सेवा करने की तो बात दूर है। डॉक्टर की बात बीच में ही काटकर उन्होंने कह दिया, इस जिक्र को इस समय जाने दीजिए, आज की रात भर रहने के लिए आप अपनी पछाई दासी को इनके पास भेज दीजिए, मैं आज ही कलकत्ते से एक नर्स लाने जाता हूँ, कल अवश्य आ जाऊंगा, तब तक आप इनकी देखरेख कर सके तो बड़ी कृपा होगी, जरूर देखरेख रखूंगा, कहकर डॉक्टर बाबू चले गए। यह रामकिशन मिशन के आदमी थे, उसी मिशन की ओर से जो अस्पताल सेवा आश्रम इस गांव में था उसके डॉक्टर थे। कोई पेशेवर डॉक्टर होता तो शायद अरुण की प्रार्थना पर ध्यान न देता। डॉक्टर को विदा करके अरुण ने दुर्गा देवी के पास आकर कहा, सतीश का पता क्या है माँ? उन्हें एक तार भेजूंगा। उसको तो तार मिल नहीं सकेगा बेटा, वह तो वैराग धारण करके हिमालय पहाड़ पर चला गया। तो फिर क्या किया जाए? मैं तो आज ही तुम्हारी सेवा के लिए नर्स को लाने कलकत्ता जा रहा हूँ। नर्स का नाम सुनते ही दुर्गा देवी ने बहुत सिकोड़ करा, ना ना नर्स ना, कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग तो दीदी को ले आऊँ? हाँ यही अच्छा होगा, कहकर दुर्गा देवी ने धीरे धीरे आंखें मूंद ली। फिर कहने लगी, बहू से कहना मैंने उस अफवाह और उस बेनामी चिट्ठी पर तनिक विश्वास नहीं किया और न कभी कर सकती हूँ। मेरी बहू साक्षात सती लक्ष्मी है। अरुण की आंखों में आंसू भर है। उसी समय डॉक्टर की भेजी हुई दासी रामकली आकर उपस्थित हुई। उसे देखकर अरुण ने कहा, अच्छा आज रात भर के लिए मैं इस दासी को तुम्हारे पास रखे जाता हूँ। माँ कल दीदी को जरूर लेकर आ जाऊंगा, मेरा बैग यहीं रखा रहेगा। दुर्गा देवी के पैर छूकर अरुण जाने वाला ही था कि इतने में दुर्गा देवी ने उस दासी से कहा, देखो उस कोठरी में कुछ बताशे और एक डाब रखा हुआ है, लाकर अरुण को दे दो। अरुण 4 बताशे मुंह में डालकर डाब का सब पानी पीकर मुंह पहुंचते पहुंचते फिर स्टेशन की तरफ चल दिया। पब्लिक लाइब्रेरी के पास अरुण का परिचित मित्र यतिन एक बांस काटकर उस पर गैस की हंडी बांधने में लगा हुआ था। अरुण को देखकर वह कह उठा, अरे कहाँ जा रहे हो अरुण? कब आए? तुम्हारा चेहरा इतना सूखा और उतरा हुआ क्यों है? कुशल तो है? पढ़ना लिखना तो चल रहा है ना? आज यहाँ जलसा है, रात को कलकत्ते की एक नामी मंडली अभिमन्यु वध का तमाशा खेलेगी, आना जरूर। इसी तरह वह प्रश्न पर प्रश्न करता रहा। अरुण ने सबका केवल एक ही उत्तर दिया, सतीश बाबू की माँ बहुत बीमार है। अरुण के मुंह से सास की सख्त बीमारी का हाल सुनकर कमला रोने लगी, खासकर जब अरुण ने यह बतलाया कि सतीश बाबू का पता नहीं, शायद वह इस समय हिमालय की किसी कंदरा के अंदर बैठे तपस्या कर रहे हैं। उन्हें माँ की बीमारी का समाचार देना भी असंभव है। तब कमला का बुरा हाल हो गया। एकाएक किस कारण से घर छोड़कर सतीश चला गया, यह रहस्य मन ही मन सब लोग समझ गए, लेकिन मुंह से कोई इस बारे में कुछ न कह सका। अरुण ने कहा, केवल इतना ही नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि बदनामी का हाल सुनकर कोई उनके पास फटकता नहीं, कोई बुढ़िया के मुंह में बूंद भर पानी डालने का रवादार नहीं। यूं ही उस गांव में मनुष्य की अपेक्षा पशु ही अधिक रहते हैं, उस पर यह उत्पात, तो बुढ़िया बेमौत ही मर जाएगी। कमला ने आंचल से आंसू पहुँचते पहुँचते कहा, तो क्या माँ अकेली ही घर में पड़ी हैं अरुण? सचमुच उन्हें देखने वाला कोई नहीं?
कह तो दिया ऐसी ही दशा है, मगर मैं आज रात के लिए एक बंदोबस्त कर आया हूँ। डॉक्टर बाबू ने अपनी पछाऊ नौकर को औरत को उनके पास रहने के लिए भेज दिया। खैर ठीक ही क्या, कहकर हरेंद्र ने एक लंबी सांस ली। फिर कहा, आज की रात तो कटे, सवेरे 5 बजे एक गाड़ी उधर जाती है, उसी पर अगर जा सके तो हम लोग 8 बजे तक कमला को वहां पहुंचा दे सकेंगे। क्षितिज अब तक चुपचाप बैठा था, अब की सिर उठाकर कहने लगा, कमला को वहां ले जाओगे? एकाएक इनको वहां ले जाने से क्या सुविधा होगी हरेंद्र बाबू? हरेंद्र ने कहा, वह सुविधा न होगी। सतीश जब वहां मौजूद नहीं है तब सास की सारी जिम्मेदारी तो इन्हीं के सर पर है। इनके सिवा बुढ़िया को देखने वाला और कौन है? सुन तो लिया ना तुमने कि गांव की पास पड़ोस की औरतें बदनामी के बह से बुढ़िया के पास फटकती भी नहीं। तुम ही बताओ, कमला न जाएगी तो इस कठिन बीमारी में बुढ़िया की कौन सेवा करेगा? क्षितिज वास्तव में एक ख्याली आदमी था। वह ना तो अत्यंत विलक्षण था, ना आदि से अंत तक सोच विचार कर होशियार होकर काम करने का उसका स्वभाव था, किंतु भीतर की एक गुप्त वेदना ने कुछ दिनों से उसकी दृष्टि को बहुत तेज कर दिया। उसने क्षण भर चुप रहकर कहा, तुम्हारा यह कहना ठीक है हरेंद्र, मुझे जान पड़ता है उनकी बीमारी की खबर मोहल्ले की औरतें नहीं जानती, कारण मेरा भी तो घर देहात में है। वहां आज तक यह कहे नहीं सुन पाया कि बाप के घर से बहू गायब हो जाए तो उसके लिए सास की सांसत उठानी पड़े, और इसी दोष के ख्याल से पास पड़ोस की औरतें बीमार के मुंह में एक बूंद भर पानी डालने को भी तैयार नहीं होती। इतनी बड़ी तोहमत भी उनके सिर मरना ठीक नहीं हरेंद्र बाबू। क्षितिज के इस कथन में बहुत कुछ सत्य का अंश होने के कारण हरेंद्र को हतप्रतिम होना पड़ा। उसने लज्जित स्वर में कहा, खैर बहस के लिए मान लो कि औरतें खबर पाकर बुढ़िया की सेवा कर सकती हैं क्षितिज बाबू, लेकिन 2-1 बार देख जाने और 1-आध बार दवा पथ्य वगैरह की खबर ले लेने के सिवा क्या इतने कठिन टाइफाइड ज्वर में दिन रात पास बैठकर रोगी की सेवा वे कर सकती हैं? इतना बड़ा बोझ उनके सिर लादकर निश्चिंत होकर बैठे रहना तो ठीक नहीं। क्षितिज ने कहा, टाइफाइड ज्वर ही है, यह भी तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कम से कम केवल एक दिन के ज्वर को इतनी बड़ी बीमारी कहना मेरी समझ में नहीं आता। तो फिर क्या किया जाए, तुम्हें बतलाओ। अब तक अरुण बड़ों की बातों में नहीं बोला था, चुपचाप सुन रहा था। अब की बार बोल उठा, मैं इतना ही सुन पाया कि दीदी की सास सवेरे से बेहोश है, लेकिन बुखार आज ही है या पहले कई दिन से ये तो मुझे मालूम नहीं, शायद उन्हें कई दिन से। क्षितिज ने उसकी बात पूरी नहीं होनी थी, बल्कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वही जी बोल उठा, इसके सिवा एक और विचारने की बात है हरेंद्र, उन पर यह मामूली बुखार तो शायद 2-4 दिन में ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस बीच में एकाएक कमला को ले जाने से वहां कितने बड़े सामाजिक विप्लव की हलचल की सृष्टि हो सकती है, यह भी तुमने सोचकर देखा है हरेंद्र बाबू? सतीश की मां ने शायद बुखार की बेहोशी में बक दिया होगा कि वह कमला के कलंक पर विश्वास नहीं करती, किंतु यहीं पर रुक गई। अरुण की ही तरह क्षितिज की भी बात पूरी नहीं होने पाई। कमला यहाँ तक सब चुपचाप सुनती रही। इस समय एकाएक उसकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह बह चला। वह रुलाई को किसी तरह नहीं रोक सकी। कमला अश्रु विकृत कंठ से कह उठी, किंतु क्या क्षितिज दादा, मुझे क्या तुम लोग यहीं कैद करके रख छोड़ना चाहते हो? मेरी सास सख्त बीमार है, वह उनके पास नहीं है, ऐसी अवस्था में भी ना जाऊंगी तो कब जाऊंगी? क्षितिज हदबुद्धि सा होकर कहने लगा, यह ठीक है, किंतु सोचकर देखने से। सोचकर क्या देखना चाहते हो? जरा मैं भी तो सुनो। केवल सोच सोच कर ही तो आज मेरी यह दशा तुम लोगों ने कर दी। इसके बाद हरेंद्र की ओर देखकर उसने कहा, मैंने कोई दोष नहीं किया। मेरे भले के लिए अगर तुम लोग इतना सोचते विचारते नहीं, इतना काट पेच ना करके सीधे मुझे घर ले जाते तो शायद मेरा भला ही होता और तुम्हें भी मेरे लिए इतना सोचने का कष्ट न उठाना पड़ता। मैं अब तुम लोगों की सहायता नहीं चाहती, सिर्फ अरुण को साथ लेकर कल सवेरे ही जगदीशपुर चली जाऊंगी। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह हो जाएगा। तुम अब में और मेरे भले की चेष्टा ना करो। क्षितिज और हरेंद्र दोनों जने चौंक पड़े। कमला को इस तरह बातें करते इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस बात को शायद वे दोनों ही जने बिल्कुल भूले हुए थे कि अपनी भलाई बुराई के बारे में कमला की अपनी व्यक्तिगत कोई राय भी है। उसके भाग्य को धिक्कार देने के सिवा और उसके संशोधन का सारा भार दूसरों को सौंप देने के अलावा कमला भी अपने मन में कुछ सोच विचार सकती है। हरेंद्र को सहसा कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा और क्षितिज अतिशय विस्मय के मारे दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर कमला के मुख की ओर ताकता रह गया। लेकिन वे अच्छी तरह समझ गए कि उन दोनों की सम्मिलित दुश्चिंता को भी पीछे छोड़कर एक आदमी की घबराहट कहाँ तक पहुंच गई है। कमला ने चटपट आंसू पहुंचकर कहा, तुम लोग यह न समझो क्षितिज चाहता कि मैं तुम्हारी दया कभी भूल सकूंगी, किंतु आज मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। यह कहते कहते कमला की आंखों से और भी जोर से आंसू गिरने लगे, किंतु अब की कमला ने उन आंसुओं को पोंछने की कुछ भी चेष्टा नहीं की। वह उसी सिलसिले में हाथ जोड़कर कहने लगी,
मेरे कारण तुम दोनों जनों ने कितना दुख और कष्ट उठाया ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ और भगवान भी जानते हैं, किंतु अब मैं तुम्हें एक दिन भी खलना या देर करना नहीं चाहती। आज से मैंने अपने दुर्भाग्य का सारा भार अपने सिर पर लाद लिया। क्षितिज दादा, एक दिन तुम मुझे जैसे रास्ते से उठा लाए थे, मेरी जान बचाई थी, वैसे ही आज मुझे केवल आशीर्वाद दो कि इस कठिनाई को भी पार करके लग जाओ, तुम्हें फिर दुख देखने लौट कर ना आऊं। क्षितिज ने मुंह फेरकर जान पड़ा अपने आंसू छिपाने की कोशिश की और हरेंद्र ने कहा, हम दोनों जने यही आशीर्वाद देते हैं कमला। मैं कहता हूँ तेरी यह विपत्ति अवश्य ही दूर हो जाएगी, लेकिन कल सवेरे मैं भी क्या ना तेरे साथ चलूं? कमला ने सिर हिलाकर कहा, ना। हरेंद्र उत्तेजना के साथ क्या उठा, ना क्यों? मैं अगर तेरा सचमुच बड़ा भाई होता तब तू ना कर पाती? उसकी आखिरी बात सुनकर इतने दुख में भी कमला का मुख लज्जा से लाल हो उठा। उसने सिर नीचा करके वैसे ही चुपचाप सिर हिलाकर कहा, ना। उसकी यह लज्जा हरेंद्र से छिपी नहीं है, लेकिन उन दोनों के नाम से जो यह लज्जाजनक अपवाद फैल रहा है उसे वह रत्ती भर भी स्वीकार नहीं करता, उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता। यही बात तर्क के साथ जताने के लिए हरेंद्र तीव्र स्वर में कह उठा, तू क्या यह सोचती है कमला कि मैं झूठी बदनामी से डरता हूँ या पिताजी के अनुचित दंड की परवाह करता हूँ? मैं तेरे साथ गांव जरूर जाऊंगा, देखे गांव में कौन मेरे मुंह पर कुछ कहता है उसका जवाब मैं दे सकूंगा, किंतु अरुण नहीं दे सकेगा, वह अभी बालक है। कमला ने दोनों सजल नेत्रों से हरेंद्र की ओर देखकर, यह सच है कि अरुण जवाब न दे सकेगा, लेकिन तुम्हारे भी जवाब देने की जरूरत नहीं। अपना बोझ मुझे खुद उठाने दो, मेरी समस्या को अब और भी उलझन में ना डालो। हरेंद्र, गांव के लोगों की प्रकृति के बारे में एक बार विचार करके देख कमला, वहां अकेले जाने पर तेरे भाग्य में क्या घटित घटना हो सकती है यह मैं सोच नहीं पाता। कमला जैसे क्लांत हो पड़ी, उसमें अब और जवान लड़ाने की, सवाल जवाब करने की शक्ति नहीं रही। धीरे से बोली, वही जाने। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाकर किसी उद्देश्य से जैसे प्रणाम करके तेजी के साथ वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर तक किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी, सभी जैसे पत्थर की मूर्ति बने बैठे रहे। दम भर बाद अरुण ने कहा, लेकिन मैं एक सुविधा कराया हूँ हरेंद्र दादा, सतीश बाबू की माँ से कह आया हूँ कि दीदी खो जाने के बाद से अच्छी हो जाने तक बराबर मेरे पास ही है। तुम लोगों का नाम भी अवश्य ही उसके साथ लिया था, ठीक नहीं किया दादा? हरेंद्र ने कहा, दूर पागल, तू अभी बच्चा है, कमला तेरे पास कलकत्ते में है, इस बात पर क्या कोई विश्वास करेगा? क्यों जी क्षितिज? क्षितिज ने एक बार चौंक कर बोला, हाँ। इतना कहकर लज्जित मुख से उठ खड़े होकर तनिक हंसकर उसने कहा, भाई हरेंद्र, अब मैं जाता हूँ, मुझे बड़ी नींद लगी है। इतना कहकर वह मतवालों की तरह लड़खड़ाता हुआ ऊपर चला गया। अपने घर में उन लोगों का कोई ख्याल न करके क्षितिज का इस तरह उठकर चले जाना उसके स्वभाव के इतना विरुद्ध था कि हरेंद्र और अरुण को विस्मय की सीमा न रही। लेकिन सचमुच ही क्षितिज में आज इस प्रकार के शिष्टाचार की ओर कोई ध्यान देने की शक्ति नहीं थी। बहुत देर से अन्यमनस्क पड़ा था। वह सब जो आलोचना और बहस हुई थी उसमें कोई भी बात शायद ही उसके कानों में गई। उसके कानों में केवल एक ही बात बारंबार प्रतिध्वनित हो रही थी। सब जाहिर हो गया। उसके मन की एकांत अंधेरी कोठरी में जितना पाप संचित हो उठा था वह सब कमला के आगे प्रकट हो गया। अब उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसी से वह आज शिकारी से डरी हुई हिरनी की तरह वहां से तुरंत जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहती है। आज उसका सब यत्न, सब सेवा, सारा परिश्रम एकदम व्यर्थ और बिल्कुल निरर्थक। क्षितिज दादा, क्षितिज दादा। कौन है? मैं हूँ कमला, जरा दरवाजा खोलो। क्षितिज ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोलकर बाहर देखा। सामने कमला खड़ी है। रात का अंधेरा उस समय भी बिल्कुल साफ नहीं हुआ था। उस समय भी काले आकाश में 2-4 बड़े तारे चमक रहे थे। केवल पूर्व का आकाश कुछ साफ हो चला था। बरामदे के एक कोने में लालटेन धीमी धीमी जल रही थी। उसी अस्पष्ट प्रकाश में क्षितिज ने पलक मारते ही सब कुछ देख लिया। कमला एक पीले रंग की ऊनी चादर सिर से पैर तक ओढ़े थी। उसके पास ही कुछ फासले पर अरुण खड़ा था। उसने धारीदार कोट के ऊपर कमर में एक अधमैली चादर लपेटी हुई थी। बाएं हाथ में उसने उसके जनेऊ के समय का लाल रंग का छाता और दाहिनी बगल में दबी हुई एक छोटी सी पोटली थी। केवल इतना ही क्षितिज ने देख पाया, किंतु कमला जब उसके पैरों के पास पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करके खड़ी होकर बोली, क्षितिज दादा, मैं जाती हूँ, तब चाहे प्रकाश की कमी से हो और चाहे दृष्टि के दोष से हो। कमला का मुख क्षितिज को बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ा। असल में आंसू भरे रहने के कारण उसकी दृष्टि उस समय बेकार हो रही थी। उसे जान पड़ा जैसे अकस्मात एक ही घड़ी के सामने आसपास ऊपर नीचे सब एकदम स्याही से लिप पुत गया है।
कमला ने कहा, गाड़ी का वक्त हो गया क्षितिज दादा, मैं जाती हूँ। क्षितिज की जैसे समझ में कुछ नहीं आया। उसने अन्यमनस्क भाव से केवल इतना ही कहा, जाती हो? अच्छा। कमला ने कहा, मैं कहाँ की कौन हूँ जो तो भी इतने दिन तुम्हें बहुत कष्ट दिया। इतना कहकर कमला ने चादर के कोने से आंसू पहुंचे। इसके उत्तर में क्षितिज ने केवल इतना ही जवाब दिया, कष्ट कहाँ, नहीं तो कमला, जाने के समय तुम केवल यही आशीर्वाद मुझे दो क्षितिज दादा कि तुम्हारा प्राण बचाना निष्फल ना हो। इतना कहकर कमला बार बार आंखें पोंछने लगी। क्षितिज को इसका कोई उत्तर ढूंढने नहीं मिला। दम भर बाद वह एकाएक कह उठा, आशीर्वाद जरूर, वह तो दूंगा ही। हाँ अरुण, मोटर के लिए कह दिया गया है ना? अरुण ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, हरेंद्र दादा तो नीचे मोटर पर ही बैठे हैं, वह स्टेशन तक हमें पहुंचावेंगे, आप नहीं चलिएगा? मैं ना भाई, मेरी तबीयत को कुछ अच्छी नहीं। कमला दूर से ही और एक बार चुपचाप प्रणाम करके धीरे धीरे नीचे उतर गई। अरुण ने क्षितिज के पास आकर कहा, मैं भी जाता हूँ क्षितिज दादा। इतना कहकर अपनी बहन की तरह प्रणाम करके वह भी जा ही रहा था, किंतु क्षितिज ने सहसा उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और इस तरह जबरदस्ती ही कमरे के भीतर ले जाकर उसने कहा, भाई अरुण, तुम लोग क्या सचमुच जा रहे हो? अरुण अवाक। क्षितिज का यह व्यर्थ प्रश्न जैसे उसकी समझ में न आया। क्षितिज ने फिर कहा, कौन जाने, शायद अब फिर कभी हम लोगों की मुलाकात ही ना हो। मैं भी आज दोपहर की गाड़ी से पछा जा रहा हूँ। अरुण इस बात का भी कुछ जवाब न दे सका, किंतु बालक होने पर भी वह इतना समझ गया कि क्षितिज के स्वर में जैसे रुलाई भरी हुई है। क्षितिज प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करके ही कहने लगा, तुम अब भी बालक हो, तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा भार पड़ गया, कितनी जिम्मेदारी आ पड़ी है, यह शायद तुम जानते भी नहीं। मैं भगवान के निकट मन वाणी का ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोगों की यात्रा सब तरह से निर्विघ्न हो। इतना कहकर उसने अपने तकिए के नीचे से एक लंबा लिफाफा निकालकर अरुण के हाथ में देना चाहा, किंतु अरुण ने अपना हाथ हटाकर पूछा, यह क्या है क्षितिज दादा? क्षितिज ने कहा, कुछ थोड़े रुपए हैं और कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास रुपए हैं क्षितिज दादा, उन्हें रहने दो भाई, जाते समय छोटे भाई के हाथ में कुछ देने की रीति है, इसलिए दे रहा हूँ। इतना कहकर क्षितिज ने अरुण की धोती की खूंट में वह लिफाफा बांधते बांधते कहा, तुम्हारे तो कोई बड़ा भाई नहीं है अरुण, इसी से तुम नहीं जानते। अगर कोई तुम्हारा दादा होता तो वह भी इसी तरह तुम्हें चलते समय उपहार देता। अपने दादा का स्नेह उपहार लेने में तुम्हें कुछ भी शर्माना ना चाहिए। तुम्हारी दीदी को अगर कभी मालूम हो और वह पूछे तो उनसे भी कह देना। इतना कहकर धोती का खूंट यथास्थान खुसकर देकर उसके कमरे से बाहर आकर क्षितिज ने कहा, अब अधिक समय नहीं अरुण, तुम जाओ भाई, 4:30 बज गए, वे लोग शायद जल्दी कर रहे होंगे। इतना कहकर उसने एक तरह से जोर करके अरुण को विदा दिया। अरुण ने सीढ़ियों से उतरते उतरते पूछा, आप कितने दिन पश्चिम में रहेंगे क्षितिज दादा? यह भी कैसे कहूँ भाई। उसके बाद अरुण जब जाकर मोटर पर सवार हुआ तब उसे अकेला देखकर कमला ने तो कोई प्रश्न नहीं किया। जो हरेंद्र ने पूछा, क्षितिज बाबू नहीं आए अरुण? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं क्षितिज ने दिया। वह ऊपर से बरामदे में रेलिंग के सहारे खड़ा हुआ था। उसने कहा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है हरेंद्र, ठंड में मेरा बाहर निकलना ठीक ना होगा। हरेंद्र ने कुछ उद्वीन होकर कहा, तबीयत अच्छी नहीं तो फिर तुम उसमें बाहर न ठहरो, भीतर जाओ, मैं इन्हें पहुंचा दूंगा, आकर तुम्हें खबर दूंगा। मोटर चल दी। मालूम नहीं हरेंद्र की बात क्षितिज ने सुन पाई या नहीं। मोटर जब उसकी आंखों से ओझल हो गई तब भी वह उसी तरफ ताकता हुआ वैसे ही स्तब्ध होकर खड़ा रहा। स्टेशन पर पहुंचकर टिकट खरीदकर कमला और अरुण दोनों को रेल पर बिठाकर हरेंद्र ने कमला के पास जाकर कुछ लज्जा के साथ कहा, मैं अब फिलहाल कहाँ रहूंगा यह यद्यपि मैं खुद नहीं जानता, तथापि मुझे खबर देने की अगर जरूरत हो तो केयर ऑफ। अरुण ने जेब से चटपट एक टुकड़ा कागज और पेंसिल निकाल कर कहा, ठहरो ठहरो हरेंद्र दादा, मैं तुम्हारा पता लिख लूं। इनके सिवा सुना क्षितिज दादा भी आज दोपहर की गाड़ी से पचाहा चले जाएंगे, मगर अफसोस मुझे उनका पता लिख लेने का कुछ ख्याल नहीं रहा। यह खबर सुनकर कमला को मन ही मन आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। मगर हरेंद्र उद्वीन होकर कह उठा, सच? तब तो मुझे भी अभी लौटकर उसे रोकना पड़ेगा। क्यों हरेंद्र दादा? हरेंद्र ने कहा, तबीयत अच्छी नहीं है, ऐसे में क्षितिज का अकेले बाहर जाना ठीक नहीं। इसके सिवा क्षितिज का यहीं रहना और एक कारण से बहुत जरूरी है। तू गांव जा रही है कमला, कौन कह सकता है गांव वाले क्या उपद्रव खड़ा कर दें। जरूरत पड़ने पर मैं तो कालीग्राम जाऊंगा ही, यहाँ तक कि क्षितिज को भी उनका मुंह बंद करने के लिए ले जाकर खड़ा कर दूंगा। तू क्या मुझे डरपोक समझती है कमला? कमला ने सिर हिलाकर कहा, ना डरपोक नहीं समझती दादा, लेकिन तुम में से किसी को भी मेरे लिए अब वहां नहीं जाना पड़ेगा। हरेंद्र ने बहुत विस्मित होकर कहा, नहीं जाना पड़ेगा?
किसी की जरूरत ना होगी? खैर ना हो ना सही, लेकिन तू क्या गांव वालों की, गांव की, समाज की प्रकृति को अभी तक पहचान नहीं पाई? कमला ने इस प्रश्न का कुछ ठीक उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतने दिन से मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी और मैं क्यों अब तक अपने करने के काम का भार तुम लोगों के ऊपर डाले हुए थी। मैंने अब तक जो भूल की अब नहीं करूंगी, लेकिन अब तुम लोगों को गवाही की तलब करने की भारी भूल अब नहीं कर सकती। इतना कहकर छोटे भाई के हाथ से वह हरेंद्र के पति के कागज का टुकड़ा लेकर उसने गाड़ी के बाहर फेंक दिया। हरेंद्र ने मन ही मन बहुत ही शुद्ध और लज्जित होकर कहा, लेकिन कमला, निर्दोष को भी क्या अदालत वगैरह में गवाही देकर अपना निर्दोष ना प्रमाणित नहीं करना पड़ता? कमला ने मलिन हंसी हंसकर कहा, इसकी अदालत में जरूरत होती है। अपने विचार का भार जिनके हाथ सौंप दिया हरेंद्र दादा, उनके लिए गवाह की कोई जरूरत नहीं, वह सब खुद जानते हैं। इतना कहकर उसने आंसुओं को अपनी साड़ी से छुपा लिया। गार्ड ने सब झंडी दिखा दी। ड्राइवर ने भोंपू बजाकर गाड़ी छोड़ दी। इसी समय हरेंद्र ने जैसे उस धक्के को जो उसे कमला की बातों से लगा था बहुत कुछ संभाल लिया और साथ ही साथ 2 पग आगे बढ़कर भी अश्रु जल के धुंधलेपन में कमला के मुख को नहीं देख पाए, लेकिन उसी को उद्देश्य करके ऊंचे स्वर में कहा, ऐसा ही हो बहन, मैं मणवानी काया से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वही हमारे विचार का भार ग्रहण करें। कमला ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। जवाब देने को था ही क्या, लेकिन गाड़ी कुछ दूर चली जाने पर उसने केवल एक बार खिड़की के बाहर से निकाल कर देखा। हरेंद्र उस समय भी सीधा उसी की ओर ताकता हुआ खड़ा है। रास्ते में अरुण अपनी धुन में बहुत कुछ बकता जा रहा था। उसे अपने ऊपर बड़ा विश्वास था, बड़ा भरोसा था। वह जो उस समय दुर्गा देवी ने उससे कहा था कि उन्हें उस अफवाह पर तनिक भी विश्वास नहीं है, और वह भी जो उनसे कह आया था कि कलकत्ते में उसी के पास कमला है, इसी से उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। उसे विश्वास था कि उसने इस दुर्घटना की उलझन को बहुत कुछ सुलझा दिया है। वह रास्ते में रह रहकर बार बार घुमा फिराकर इसी तरह की अनेक सांत्वनाएं कमला को दे रहा था, किंतु कमला चुपचाप गाड़ी पर जा बैठी थी, वैसे ही बैठी रही। वह कुछ ना बोलती थी। हरेंद्र की यह बात उसे भूली नहीं थी कि अरुण की इस बात पर कोई भी सहज में विश्वास नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए उसके मन में कुछ विशेष चंचलता भी नहीं थी। वास्तव में जो कुछ सत्य नहीं, उस पर अगर कोई अविश्वास ही करे तो उसके लिए किसको दोष दिया जा सकता है। किंतु चिंता उसे थी जरूर। वह चिंता उसे अपनी सास के बारे में थी, जो कि सिल की तरह उसकी छाती पर रखी थी और जिससे उसका दम घुट रहा था। सास ने एक बार अपने मुंह से यह कहा जरूर है कि वह अपनी बहू के कलंक पर विश्वास नहीं करती, लेकिन क्या उनका यह विश्वास अंत तक जैसे का तैसा बना रहेगा, इस बारे में उसे खटका था। वह देहात में ही पैदा होकर इतनी बड़ी हुई है, वहाँ के लोगों की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ है, किंतु इसके साथ ही यह इरादा भी मन ही मन बिल्कुल पक्का कर रखा था कि वह अब तक बहुत भूल कर चुकी है, भटक चुकी है, भ्रांति में पड़ चुकी है। अब अपने और स्वामी के बीच में किसी तीसरे आदमी को नहीं डालेगी। उसका और स्वामी का यह संबंध चाहे टूट ही क्यों ना जाए, लेकिन जगदीश्वर के सिवा अपने और स्वामी के बीच में किसी विचारक को स्वीकार नहीं करेगी। जगदीशपुर स्टेशन पर यथा समय ट्रेन पहुंच गई, लेकिन वहां घोड़ा गाड़ी मिलने में कठिनाई पड़ी। बड़ी कोशिश करके मुश्किल से अरुण एक गाड़ी का प्रबंध कर पाया। घोड़ा गाड़ी जब जगदीशपुर गांव में सतीश राय के घर के सामने उपस्थित हुई, उस समय दिन बहुत बीत चुका था। दुर्गा देवी 2-3 मैली फटी तकियों को तैर करके ऊपर रखकर उनके सहारे बैठी हुई एक कटोरे में गर्म दूध घूट घूट करके पी रही थी, और थोड़ी ही दूर पर जमीन पर बैठी एक पड़ोसी की विधवा स्त्री खीलों से धान बीन बीन कर अलग कर रही थी। दुर्गा देवी को उस समय भी थोड़ी बहुत हरारत थी, लेकिन टाइफाइड का कोई लक्षण नहीं नजर आता था। अरुण को देखते ही खुश होकर कह उठी, अरे कौन अरुण, आ गए बच्चा, आओ बैठो। वह दरवाजे के पास कौन खड़ा है? दीदी आई है। दीदी? कौन, बहू? जैसे ही कमला ने भीतर प्रवेश करके झुककर सास के पैर छूने चाहे, यह देखकर दुर्गा देवी घबरा उठी। दूध का कटोरा मुख के पास से हटाकर चटपट कह उठी, रहने दो बहू, पैर छूने की दरकार नहीं। दिन भर के बाद छटांग भर दूध पी रही हूँ, छूकर इसे भी बर्बाद ना कर देना। जो औरत खीलों से धान अलग कर रही थी, वह धूप में कमला का स्पर्श बचाकर 4 हाथ के फासले पर जा बैठी। कमला चुपचाप स्तब्ध होकर जहां की तहां खड़ी रह गई, किंतु अरुण एकदम झल बुन गया। उसने कहा, झूठी कहीं की, कल तुमने फिर क्यों कहा था कि उस अफवाह पर, उस बेनाम चिट्ठी पर तुम्हें विश्वास नहीं? तुमने क्यों कहा कि? बुढ़िया बोली, वाह, जरा बातें तो सुनो।
मैंने कब कहा था विश्वास नहीं करती? अगर बुखार की बेहोशी में ऐसी कोई बात मुंह से निकल भी गई हो तो वह भी कोई कहना है भैया? अरुण रुआसा होकर बोला। तब तो मैं भी कभी दीदी को यहाँ ना ले आता, मैं यह ना जानता था। दुर्गा देवी ने दूध का कटोरा हटाकर अलग रखकर कहा, अच्छी बात है बच्चा, इस तरह बिगड़ क्यों रहे हो? सन्यासी दादा आवे, राय बाबू को खबर दूं, यह लोग जो ठीक समझेंगे सो होगा। तब तक बहू बाहर ठहरे, घर में सीधा पानी सब है। पटल की माँ निकाल देगी, दरवाजे पर 4 रोटियां सेककर तुमको भी खिलावे और आप भी खाए। अरुण चौगुना जल उठा। उसने कहा, क्या हम तुम्हारे घर भीख मांगकर खाने आए हैं? ऐसी बात तुम कहती हो? अच्छा, इसका मजा पाओगी। यह कहकर कमला का हाथ जोर से पकड़कर अरुण ने कहा, चलो दीदी चलें, अभी दरवाजे पर हमारी गाड़ी खड़ी है, अब मैं 1 मिनट भी और इस बुढ़िया का मुंह नहीं देखना चाहता। कमला ने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ा लेकर कहा, चलो चलती हूँ भाई। इसके बाद सिर पर का आंचल हटाकर सांस की आंखों से आंखें मिलाकर शांत सहज स्वर में बोली, माँ मैं जाती हूँ, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ, तुम्हारी तरह। यह मेरे ससुर का घर है। मैंने अभी तक ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मुझसे कोई अपराध नहीं बन पड़ा कि दरवाजे पर रोटी बनाकर खाऊं। सास ने कहा, मैं क्या जानूं लोग। कमला की मलिन दृष्टि एकाएक अग्निशिखा की तरह प्रज्वलित हो उठी। शायद वह कोई बड़ा कड़ा उत्तर देने वाली थी, किंतु उसे वह अवसर नहीं मिला। अरुण वज्र मुष्टि में उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचता हुआ घर से बाहर निकल गया।